हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड CSIR नेट दिसंबर 2024 के पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है और फिर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं और उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है। तो इसका आईडी 704113 है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट एफ सच दैट सी टू सी बी द फंक्शंस डिफाइन बाय, यहाँ हमारे पास फंक्शंस इस तरह से डिफाइन किया गया है। फॉर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। और आगे यहाँ हमारे पास एफ ऑफ जेड जो फंक्शंस है उसे राइट किया गया है इस तरह से। देखिए राइट एफ ऑफ जेड एज यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स वाई वेर यू वी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस which of the following value of डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स एट 0 0। मतलब यहाँ क्या है कि ये जो हमारे पास फंक्शंस डिफाइन है कहाँ से, फंक्शंस एफ डिफाइन है सी से सी तक के। और फंक्शंस क्या है देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन जेड, ये हमारे पास फंक्शंस डिफाइन है। और अगर हम लोग जेड को लिखना चाहें तो यहाँ बताया गया है कि जेड को आप लिख सकते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जो नंबर है वो बिलोंग्स कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट से। और ये जो हमारे पास एफ ऑफ जेड है, इस एफ ऑफ जेड को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसे हम लोग लिखते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड फंक्शंस को जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है वो आप देख सकते हो। तो देखिए हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ हम लोग डेल यू बाय डेल ऑफ x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता चलेगा। ये जो हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया गया है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स वाई, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसके थ्रू ही आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसका वैल्यू हम लोग एक्चुअली फाइंड कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो हम लोग जनरली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं किसी भी फंक्शंस का। तो देखिए ये जो हमारे पास एफ ऑफ जेड है इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो जेड है उसे रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी बाय डेल ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हमें वैल्यू किस पॉइंट पे पूछा गया है, तो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 0 होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश 0 इक्वल टू डेल यू एट 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी बाय डेल ऑफ एक्स इंटू जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है 0 0 है। अब हम लोग ये जो हमारे पास गिवन फंक्शंस है उसे अगर हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू गिवन फंक्शंस क्या था, तो ये है ई टू द पावर कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन जेड था। अब जेड को रिप्लेस कर देते हैं पहले हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ई टू द पावर कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास चेन रूल से आता है। तो ये कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास कोस हो जाएगा, तो कोस एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। अब एक्स वाई के जगह पे 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 का वैल्यू मिलेगा। तो एफ डैश 0 इक्वल टू क्या होगा, ई टू दी पावर कोस 1 प्लस आयोटा इंटू यहाँ जाएगा साइन 0 इंटू क्या आ जाएगा कोस 1 प्लस आयोटा इंटू यहाँ जाएगा कोस 0 हो जाएगा। अब देखिए ई टू दी पावर में हमारे पास कोस 1 प्लस आयोटा इंटू साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ई टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या आता है 1 इंटू ये क्या हो जाएगा कोस 1 प्लस आयोटा इंटू कोस 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास कोस 1 प्लस आयोटा। तो देखिए एफ डैश 0 का वैल्यू हमें क्या मिला, कोस 1 प्लस आयोटा मिला। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम लोग इसका वैल्यू डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल बी बाई डेल ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा डेल यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल भी बाई डेल ऑफ एक्स इक्वल टू कोस 1 प्लस आयोटा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 1 इंटू कोस आयोटा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 1 इंटू साइन आयोटा। अब देखिए कोस आयोटा का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास आता है कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा साइन 1 एज इट इज और साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू क्या आता है हमारे पास आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 1। तो देखिए यहाँ आ जाएगा आयोटा बाहर लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 1। अब हम लोग लेफ्ट साइड से इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई ये टर्म है, तो डेल भी बाय डेल ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा ये वाला होगा और डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स का वैल्यू ये होगा। तो देखिए डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, तो कोस 1 इंटू कोस हाइपरबोलिक 1 मिला और डेल भी बाय डेल ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, तो ये मिलेगा माइनस साइन 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक 1 मिला। हमें ज़रूरत किसका था, तो डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स का वैल्यू का ज़रूरत था, तो हमें सिर्फ ये वाला वैल्यू नीडेड है, तो इसे ही हम लोग रखेंगे। तो देखिए कोस हाइपरबोलिक 1 को हम लोग लिख के फॉर्मेट में सकते हैं। तो देखिए कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसी पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा e प्लस ई टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस 1 मिलेगा। अब देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो एज इट इज ऑप्शन 2 में गिवन है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शन हैं वो सभी के सभी इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या यहाँ दिया गया है उसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके अपना कॉन्सेप्ट्स का यूज करके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, लेट एच इक्वल टू हमारे पास दिया गया है y ग्रेटर देन 0, मतलब h जो है वो डिनोट कर रहा है हमारा अपर हाफ प्लेन को, और जो फंक्शंस हमारे पास f दिया गया है वो डिफाइन है कुछ इस तरह से। फंक्शंस क्या है, f सच दैट h टू c में डिफाइन है, b आर नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शंस, जो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशंस को, मतलब मोड ऑफ f ऑफ
z इज लेस देन 1 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं h जो है हमारा वो क्या कर रहा है, z के उन सभी वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा y होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और फंक्शंस डिफाइन है एफ सच डेट एच से लेकर के सी में, और ये जो फंक्शंस है वो क्या दिया गया है, नॉन कांस्टेंट दिया गया है। नॉन कांस्टेंट के साथ साथ ये एनालिटिक भी है और वो इस कंडीशंस को भी होल्ड कर रहा है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। तो यहाँ हम लोग फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ते हैं। और वो थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास डोमेन के जो पॉइंट हैं वो अपर हाफ प्लेन से बिलोंग्स कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसे किसी एक यूनिट डिस्क के इनसाइड में मैप करा रहे हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कुछ इस तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू यहाँ आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट, जहाँ की जो जेड नॉट पॉइंट है वो अपर हाफ प्लेन से बिलोंग्स कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शंस एफ ऑफ जेड ये क्या करेगा, इस सभी कंडीशंस को होल्ड कर जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शंस मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे वो आप देख सकते हो कि ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। तो देख सकते हो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो क्या दिया गया है, सभी ऑप्शंस में एफ डैश डेरिवेटिव दिया गया है, और जो हमारे पास जेड है वो क्या दिया गया है, एक्स प्लस आयोटा वाई। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है, मतलब यहाँ हम लोग z के जगह पे डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, z इक्वल टू आयोटा y रख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे वो आप देख सकते हो, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हम लोग अभी क्या कर देते हैं, साइड कोई कांस्टेंट c के इक्वल रख देते हैं। तो देखिए ये हमारा c कांस्टेंट आ गया इसके बराबर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन u बाई v पे करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा z माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ये आ जाएगा z माइनस जेड नॉट इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1। तो देखिए ये z से ये z यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या मिल गया हमें, तो ये मिल जाएगा c इंटू जेड नॉट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे आयोटा y से, तो ये आ जाएगा एफ डैश आयोटा y इक्वल टू सी इंटू जेड नॉट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आयोटा y माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट का ये स्क्वायर। अब इस पे लिमिट ऑपरेट कर देंगे, तो देखिए लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ डैश यहाँ आ जाएगा आयोटा y इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा c इंटू जेड नॉट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आयोटा y माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट का ये स्क्वायर। अब देखिए y अप्रोच करेगा जब इन्फिनिटी को, तो देखिए ये समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये कहाँ अप्रोच करेगा, तो ये 0 पे अप्रोच करेगा। तो देखिए ये हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ डैश आयोटा y का जो वैल्यू आया वो क्या मिला हमें, 0 मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन में यही गिवन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शन हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि ये जो इसका वैल्यू एफ डैश आयोटा वाई का है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली ये तो इन्फिनिटी आ नहीं रहा है और ऑप्शन 4 में बोल रहा है कि जो हमारे पास एफ डेस आयोटा वाई है वो एक रियल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं थ्रू दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा होगा तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत क्विकली इसे सॉल्व कर सकते हो और आप इसे सोच भी सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे देख सकते हो। क्या है, फॉर इंटीजर एम एन इज ग्रेटर देन वन, लेट आई एम एन इक्वल टू क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर एम जेड कंजुगेट टू द पावर एन इंटू डी जेड। ये हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है, जहाँ की जो हमारा सी कंटूर है वो कुछ इस तरह से डिनोट कर रहा है मोड जेड इक्वल टू 1 और इस कंटूर की जो डायरेक्शन है वो है काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो आगे देखिए क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्टूर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा मोड जेड इक्वल टू 1 और हम लोग जानते हैं कि मोड जेड इक्वल टू अगर 1 हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। तो देखिए जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलता है 1 डिवाइडेड बाय जेड मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन में रख देंगे। तो देखिए ये आई एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशंस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सी इंटीग्रेशंस और जो हमारा कंटूर है वो क्या है डी इक्वल टू मोड जेड इक्वल टू 1 है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा जेड टू द पावर एम और जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या आएगा 1/जेड टू द पावर एन और ये डी जेड। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा जेड टू द पावर एम माइनस एन और ये डी जेड आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ हम लोग फाइंड करने के लिए अब ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शंस में देखिए कि अगर m और n का वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो क्या इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आएगा या फिर ये नहीं आएगा। तो देखिए जब हमारे पास m इक्वल टू n हो जाएगा तो देखिए जेड टू द पावर 0 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 0 इंटू डी जेड। तो जेड टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी जेड। तो देखिए 1 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शंस है और कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, एक एनालिटिक फंक्शंस होता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंटूर हमारे पास गिवन हो तो इस कंटूर के इनसाइड में अगर फंक्शंस हमारा एनालिटिक हो तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ कॉची थ्योरम। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास आई एम एन इक्वल टू वैल्यू क्या मिला, जीरो मिला। लेकिन बताया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली यहाँ बताया गया है कि अगर m+1 इक्वल टू क्या हो जाए n हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसे हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे m-n इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो ये हमारे पास -1 आएगा, सॉरी। तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन एम एन इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड टू द पावर क्या हो जाएगा -1 और ये डी जेड। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जेड और डी जेड। तो इसका जो इंटीग्रेशन है इसे हम लोग फाइंड करेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। तो देखिए इसके पास एक पोल है तो इसे हम लोग क्या, तो देखिए यहाँ हमारे पास z इक्वल टू 0 पे सिंपल पोल है तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा
तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ दिया गया है 1। तो आई एम एन इंटीग्रेशन का जो वैल्यू मिला वो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा बाय द यूजिंग ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन एज इट इज हम लोग यहाँ डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि m माइनस एन इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास z का जो पावर है वो 1 मिलेगा और ये एक एनालिटिक फंक्शन है और कोची फॉर्मूला से हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो इस तरह से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है और बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है इनकरेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। ये 4 क्वेश्चंस पूछा गया था पार्ट बी से रिलेटेड इस बार के पेपर में। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमारे पास एक यूनिट डिस्क दिया गया है और फंक्शंस डिफाइन है इस तरह से एफ सच दैट डी से लेकर के सी में। और ये जो फंक्शंस एफ है वो क्या बताया गया है एक होलोमॉर्फिक फंक्शंस है, मतलब ये एनालिटिक है और साथ में ये कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशंस क्या है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है और इस फंक्शंस के हेल्प से जो हमारे पास एफ एनालिटिक फंक्शंस है इसी के हेल्प से एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया गया है। क्या है साई जेड इक्वल टू क्या है मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। और ये जो हमारे पास साई जेड है वो इस कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, मतलब डेल टू साई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस कंडीशंस को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कंडीशंस क्या डिनोट करता है। तो ये हार्मोनिक फंक्शंस को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक कंडीशंस को क्या करता है डिनोट करता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है उसके हेल्प से इसे हम लोग कैसे कंक्लूड कर पाएंगे। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ सबसे पहले जो डिस्क दिया गया है वो क्या है एक यूनिट डिस्क है और फंक्शंस हमारे पास डी से लेकर के सी में डिफाइन है और वो एफ ऑफ 0 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो क्या दिया गया है एनालिटिक दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शंस अगर हो उस एनालिटिक फंक्शंस में हम लोग मोड ऑपरेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है एक नॉन एनालिटिक फंक्शन बन जाता है, मतलब ये एक रियल वैल्यूड फंक्शंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक फंक्शंस बन जाए। और रियल वैल्यूड फंक्शंस की एक और कंडीशंस होती है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होता है हमारे पास वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर रियल वैल्यूड फंक्शंस हार्मोनिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन एक कंडीशंस हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शंस एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा हार्मोनिक होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शंस दिया गया है उसी से हिंट लेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हिंट की ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है वो आप देख सकते हो। आप ऑप्शंस 2 को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद एक बार आप इसे सोचिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है एफ मस्ट हैव इन्फिनाइटली मेनी जीरोज इन डी, मतलब जो हमारे पास ओपन यूनिट डिस्क डोमेन दिया गया है उसके अंदर में इन्फिनाइटली मेनी जीरोज होगा। लेकिन हम लोग के पास एक कंडीशन पता है कि अगर एफ फंक्शन हमारा क्या हो जाए एनालिटिक हो जाए। और ये एनालिटिक कहाँ है तो ये सिंपल क्लोज कंटूर में है। और ये जो फंक्शंस है मान लेते हैं कि एफ हमारा क्या है एक नॉन जीरो फंक्शंस है। तो हमारे पास कंडीशंस होता है कि कोई भी नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शंस फाइनाइट कंटूर के अंदर में वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज क्या रख पाएगा वो फाइनाइट जीरो ही रख पाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट जीरो रख भी ले, मतलब ये इसके पास इनफाइनाइट जीरो हो भी जाए तो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी
उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगी कि हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शंस के पास अगर इन्फानाइटली मैनी जीरोस हो जाए तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। और लिमिट पॉइंट हमें कौन बताता है, तो बोल्जेनो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि अगर किसी भी फंक्शंस के पास, एनालिटिक फंक्शंस के पास इन्फानाइटली मेनी जीरोस होगा तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो जीरोस का लिमिट पॉइंट होता है वो क्या रखता है, वो रखता है आइसोलेटेड एसेंशियल एसेंशियल सिंगुलैरिटी रखता है। तो यहाँ से इस बात को क्या कर देता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि कोई एक एनालिटिक फंक्शंस वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी को वो नहीं रख सकता है। और वैसा जब हमारे पास कंडीशंस आता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है कि मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ओपन यूनिट डिस्क के इनसाइड में एनालाइटिंग फंक्शंस कभी भी वो इन्फानाइटली मेनी जीरोस नहीं रख सकता है। अगर वो इन्फानाइटली मेनी जीरोस रख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइडेंटिकली जीरो होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हमें बताता है कहाँ, तो और ये हमें पता चलता है कहाँ से, तो ये पता चलता है हमें आइडेंटिटी थ्योरम। तो ये है इसका कंक्लूजन्स। तो हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शंस जो हमारे पास नॉन जीरो फंक्शंस हो वो इस कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आप चाहे तो किसी भी फंक्शंस का एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या है फंक्शंस, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, ये एक एनालिटिक फंक्शंस है और वो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ जीरो पे भी ये जीरो हो रहा है। और साइज जेड जो है हमारे पास फंक्शन वो क्या रखेगा, तो ये मोड जेड का स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो साइज जेड है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि शुरू में ही, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि हर रियल वैल्यूड फंक्शंस हार्मोनिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शंस यहाँ मिलेगा और सिर्फ आइडेंटिकली जीरो ही फंक्शंस एक ऐसा फंक्शंस होगा जो इन सभी कंडीशंस को वो क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए यहाँ हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ कैन बी एक्सटेंड टू सी एज अ एंटायर फंक्शन। तो जीरो को हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज अ एंटायर फंक्शंस के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि एफ जो है हमारे पास आइडेंटिकली जीरो है और जीरो फंक्शंस के पास इन्फानाइटली मेनी जीरोस फाइनाइट कंटूर के अंदर में हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, एफ इज नॉट अ पोलिनोमियल, लेकिन ये जो जीरो है वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शंस है। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, एक पोलिनोमियल फंक्शंस भी होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। फोर में देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ एफ कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो देखिए हमारे पास ई टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। तो वन हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हर कॉम्प्लेक्स वैल्यू को अटेंड नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बस थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। ये चार क्वेश्चंस पार्ट बी से पूछा गया था दिसंबर 2024 के पेपर में। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन्स या कोई डाउट हो
तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें पूछ, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरी क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।